नमस्कार साथियों, कल की पिछली क्लास में हमने भारत की झीलों पर चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का मानसून तंत्र। तो आज की इस क्लास में आपको समझ में आने वाला है कि भारत में मानसून कैसे प्रवेश करता है। ठीक है, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है और मानसून क्या है, कैसे भारत में ये प्रवेश करेगा, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले एक बात बता दूं आपको दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे पहले सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो करते हैं स्टार्ट आज के जो हमारी क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का मानसून तंत्र। कैसे भारत में मानसून प्रवेश करता है, उत्पत्ति कैसे होती है, इसको समझने से पहले मैं आपको इसमें कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मानसून, ये जो मानसून है ये मानसून है क्या। मानसून देखो, जो ये मानसून शब्द है, इस मानसून शब्द की उत्पत्ति होती है एक अरबी भाषा का शब्द है मौसम शब्द। इस अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और जो ये मानसून है, इस मानसून की व्याख्या विश्व स्तर पर आप देखोगे तो इस मानसून या मौसम की जो व्याख्या की थी विश्व स्तर पर हिप्पोटास ने की थी। किसने की थी, याद रखना, हिप्पोटास ने मानसून जो मानसून है इसके विश्व स्तर पर व्याख्या की थी। और भारत में इस मानसून की जो व्याख्या है, भारत में इसकी व्याख्या अल मसूदी ने की थी। अल मसूदी ने की थी। ठीक है, याद रखना, ये दोनों विद्वानों को विश्व स्तर पर मानसून की व्याख्या हिप्पोटास ने की थी और भारत में मानसून की व्याख्या की थी अल मसूदी ने। और मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से होती है और ये जो मौसम शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्दावलियां हैं मानसून तंत्र से संबंधित, इन पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कि मानसून या मौसम या इसी को हम क्या कहते हैं, मानसून। तो ये मानसून होता क्या है। इसके अलावा एक शब्द आता है इसमें जलवायु। ठीक है, जलवायु क्या होती है। इसके अलावा इसमें एक ताप और दाब को भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर मानसून तंत्र से संबंधित ताप और दाब को भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है। तो मौसम या जो मानसून है, मौसम या मानसून का मतलब यह है, मौसम क्या है, तो मौसम का अर्थ है किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन अवस्था। कैसी अवस्था, याद रखना, किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन अवस्था को मौसम या मानसून कहते हैं। नहीं समझ में आया, यानी कोई भी स्थान है जहां पर आप रहते हैं, उस स्थान की जो अल्पकालीन अवस्था है उसको हम मौसम कहते हैं। यानी कि जो मौसम है ये बहुत ही कम समय की अवस्था होती है। ये हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे मौसम बदलता रहता है। यानी कि आपके चारों ओर की जो परिस्थिति है ये कुछ ही समय में ये बदलती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, जबकि जो ये जलवायु है, ये जलवायु क्या है, तो ये जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन अवस्था है। याद रखना, किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन अवस्था को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अल्पकालीन अवस्था मौसम कहलाती है, दीर्घकालीन अवस्था क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। अब तापमान तो आपको पता ही है, तापमान क्या है, तो जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा धरातल है, इस धरातल पर जो उष्णता यानी कि गर्मी की जो मात्रा होती है, उष्णता की जो मात्रा होती है, उसी को तापमान या हम टेम्परेचर कहते हैं। इसके बाद में आप देखोगे जो दाब है, ये जो दाब क्या है, तो धरातल पर वायु का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वायु दाब। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान और दाब में आपको संबंध पता होना चाहिए। यहाँ पर तापमान और दाब में क्या संबंध है, मानसून तंत्र के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूं कि तापमान और दाब में क्या रिलेशन है। तो याद रखना, धरातल पर, जहां पर धरातल पर यदि तापमान किसी भी स्थान पर अगर ज्यादा है तो वहां का दाब कैसा होगा, कम होगा। याद रखना, धरातल पर किसी स्थान पर तापमान ज्यादा है तो वहां का वायु दाब कैसा होगा, कम होगा। और इसके उल्टे यदि किसी स्थान का दाब, वायु दाब ज्यादा है तो वहां पर तापमान क्या होगा, कम होगा। यानी कि किसी भी एक ही स्थान पर तापमान और दाब ज्यादा नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो किसी स्थान पर तापमान ज्यादा है तो दाब कम होगा और यदि दाब ज्यादा है तो तापमान कम होगा। तो यह संबंध होता है तापमान और दाब में। इसके अलावा आपको दाब से दाब में संबंध भी पता होना चाहिए।
दाब से दाब में क्या संबंध है कि जहां पर दाब अधिक है, किसी स्थान का दाब अधिक है और दूसरे स्थान का दाब कम है, तो जो हवाएं चलती है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। याद रखना, दाब से दाब में क्या संबंध है, तो किसी स्थान का दाब यदि ज्यादा है और किसी दूसरे स्थान का दाब कम है तो अधिक दाब से कम दाब की ओर हवाएं चलती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, इसमें और कुछ चीजें हैं मानसून को पढ़ने से पहले, वो भी मैं आपको आज क्लियर कर दूं। आपने एक विद्वान का, एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, फेरल। फेरल ने एक नियम दिया था, और क्या नियम दिया था इसको भी थोड़ा सा समझना। एक हमारे विद्वान है, जियोलॉजिस्ट है, फेरल नामक वैज्ञानिक। ये फेरल नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था, और इनका जो नियम था ये क्या था, तो इन्होंने जो नियम दिया था वो ये था कि जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहां घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी घूमती है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूमती है तो इस पर एक बल कार्य करता है, एक आभासी बल लगता है। ठीक है, उस बल को इन्होंने कहा था क्या? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। तो फेरल के नियम के अनुसार जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है, कोरियोलिस, जिसके हम कोरियोलिस बल कहते हैं। अब जो ये कोरियोलिस बल है, ये कोरियोलिस बल क्या करता है, इस पृथ्वी पर जब उत्पन्न होता है तो इस कोरियोलिस बल के कारण पृथ्वी पर जो हवाएं चलती है इनकी दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। आप देखोगे जो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा है, और इधर ऊपर वाला जो हिस्सा है, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है इनकी दिशाएं क्या होती है, तो इस कोरियोलिस बल के कारण, फेरल के नियम अनुसार इस कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है वो अपनी दाईं ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है? याद रखना, अपने दाईं ओर मुड़ती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है वो इस बल के कारण अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। कहां पर मुड़ती है? याद रखना, अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये दो बात मेरी अच्छे से याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं ये अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की जो हवाएं होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है वो अपने बाईं ओर मुड़ती है। और इनके मुड़ने का कारण क्या है? इस पर लगने वाला कोरियोलिस बल। ठीक है, तो ये था हमारा फेरल का नियम। तो उम्मीद है कि आपको ये नियम भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, इसको भी आप साथ तो लगे समझ ही लो। जैसे कि ये जो हमारी पृथ्वी है, जैसे कि ये जो हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि ये बीचों बीच से गुजरने वाली एक अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री लाइन, जिसको मैंने आपको बोला था भूमध्य रेखा कहते हैं। अब इस भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर मैंने आपको बताई थी क्या? कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मैंने आपको बताई थी क्या? मकर रेखा। ठीक है, जिन लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है वो मेरा पहला वीडियो जरूर देखें, जहां पर आपको ये अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आप देखोगे कि जो हमारा सूर्य है, ये जो सूर्य है, ये जो हमारा सूर्य है, ये सूर्य क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, तो इसके झुके होने के कारण ये सूर्य पृथ्वी पर उत्तरायण व दक्षिणायन होता है। उत्तरायण व दक्षिणायन का मतलब यह है कि जो ये जो सूर्य है ये कुछ 6 महीने के लिए ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध में जाता है, यानी उत्तरायण होता है, और 6 महीने के लिए नीचे दक्षिण की ओर जाता है, यानी कि दक्षिणायन होता है। सूर्य नहीं जाता है, सूर्य का प्रकाश जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो ये सूर्य का लंबवत प्रकाश है ये 6 महीने के लिए ऊपर की ओर उत्तरायण होता है और 6 महीने के लिए नीचे की ओर दक्षिणायन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस पर मैं पूरा डिटेल में आपको फिजिकल जियोग्राफी में क्लास दूंगा, ऋतु परिवर्तन चक्र, वहां पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पर ये डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। आप बस यहाँ पर अभी इतना समझना कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप देखोगे कि जब सूर्य का लंबवत प्रकाश कहां पड़ता है? भूमध्य रेखा पर पड़ता है। पृथ्वी पर जहां पर भी सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ेगा,
वहां का तापमान याद रखना ज्यादा होता है। तो आप देखोगे कि जो ये सूर्य है ये भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। कब चमकता है? ये 21 मार्च को। याद रखना 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून। तो जून में ये जो सूर्य है ये कहां पर लंबवत चमकता है? याद रखना ये चमकता है कहां पर? कर्क रेखा पर। तो 21 जून को ये जो सूर्य है इसका लंबवत प्रकाश होता है हमारी ये कर्क रेखा पर। ठीक है, इसके बाद में जून के बाद पुनः ये सूर्य दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन यानी कि जून के बाद जुलाई और अगस्त और फिर आता है सितंबर। तो सितंबर में पुनः सूर्य का लंबवत प्रकाश कहां आ जाता है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर, ठीक है, सितंबर में आता है। तो याद रखना 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश कहां आ जाता है? भूमध्य रेखा पर आ जाता है। सितंबर के बाद आप देखोगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर में सूर्य का लंबवत प्रकाश आ जाता है कहां पर? ये मकर रेखा पर। ठीक है, याद रखना दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। यानी कि यहां पर ये सूर्य का लंबवत प्रकाश आ गया कहां पर? मकर रेखा पर। अब सूर्य का जो प्रकाश यहां पर दिसंबर में मकर रेखा पर आया। कितने दिसंबर को? तो याद रखना 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है कहां पर? मकर रेखा पर। तो मैं यहां आपको यह बता रहा हूं कि जहां जहां सूर्य लंबवत चमकेगा वहां का तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। यहीं पर मैं एक और प्रश्न आपका जीएस में बनता है। आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं, कब दिन बड़ा रहता है, कब रात बड़ी रहती है। तो यहीं पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि आप देख रहे हो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहां रहता है? ये रहता है भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर रहने के कारण आप देखोगे कि दोनों ओर बराबर मात्रा में प्रकाश जाता है। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ओर बराबर मात्रा में जब प्रकाश जाता है तो क्या होगा? दिन और रात बराबर होती है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। लेकिन आप देखोगे 21 जून को जब ये सूर्य 21 जून को कहां चले जाता है? ये सूर्य ये जाता है कहां पर? कर्क रेखा पर। ठीक है, तो 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो आप देखोगे कि सूर्य यहां पर ये आ गया कर्क रेखा पर। अब यहां पर ये सूर्य नहीं है, ये यहां पर लंबवत है कर्क रेखा पर। तो आप देख रहे हो कि सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है कर्क रेखा पर है, जबकि इधर भूमध्य रेखा और इधर यहां पर आप देखोगे मकर रेखा पर इसका प्रकाश कैसा पड़ता है? तिरछा पड़ता है। तो लंबवत प्रकाश कर्क रेखा पर होने के कारण यहां पर उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में तो दिन बड़ा होता है। कैसा रहता है? उत्तरी गोलार्ध का दिन बड़ा रहता है, जबकि इधर प्रकाश तिरछा रहता है। इस कारण इधर सूर्य अस्त जल्दी हो जाता है। तो 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होता है। तो याद रखना 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रहता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का दिन कैसा रहता है? छोटा रहता है। और इसके उल्टे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रहता है तो रात छोटी रहती है, और यहां पर नीचे दिन बड़ा रहता है तो इसका उल्टा क्या होगा? दिन यहां पर छोटा रहता है तो रात कैसी होगी? बड़ी होगी। तो यहां पर मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर रहता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का दिन छोटा और रात बड़ी होती है। फिर आप देखोगे 22 दिसंबर को सूर्य कहां जाता है? मकर रेखा पर। तो 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पर आ जाता है तो आप देखोगे कि ये मकर रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकेगा, यहां पर लंबवत चमकेगा। अब यहां पर ये सूर्य नहीं है, ना ही यहां पर है। सूर्य कहां पर आ गया? ये मकर रेखा पर। तो सूर्य का प्रकाश जब मकर रेखा पर लंबवत आ जाता है तो आप देखोगे ऊपर की ओर प्रकाश कैसा पड़ेगा? ये तिरछा पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि नीचे दक्षिणी गोलार्ध का दिन बड़ा हो जाएगा और ऊपर का दिन कैसा हो जाएगा? छोटा। ठीक है, तो याद रखना 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का दिन बड़ा हो जाता है और रात कैसी हो जाती है? छोटी। जबकि इधर 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध का दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है। और वहीं आप देखोगे 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहां रहता है? बीच सेंटर में रहता है। पृथ्वी के दोनों बराबर मात्रा में प्रकाश जाता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इसमें 6-6 महीने की दिन और रात रहते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती है। तो कैसे रहती है इसको भी समझ लो। आप देखोगे कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यहां पर मैं आपको एक अलग डायग्राम के द्वारा समझा दूं। ये जो हमारी पृथ्वी है
ये हमारी पृथ्वी कैसी है, ये 23.5 डिग्री इस प्रकार से झुकी हुई है, ऐसी सीधी नहीं है, ये कैसी झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी क्या है, 0 डिग्री है। और ये रेखा जो है ये है हमारी क्या, 23.5 डिग्री। तो आप देखोगे कि मैंने आपको बताया था कि जून में 21 जून को सूर्य कहां रहता है, हमारे उत्तरी गोलार्ध में। तो सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में, ये मकर रेखा पर रहता है, ये मकर रेखा, और ये है हमारी क्या, कर्क रेखा। तो सॉरी, ऊपर है ये हमारी कर्क रेखा और नीचे ये है हमारी क्या, मकर रेखा। तो सूर्य क्या होता है, 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है सूर्य 0 डिग्री से ऊपर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश सीधा यहाँ पर पड़ता है, कहां पर, ये उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर तो प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ रहा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कैसा पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूं कि इधर प्रकाश देखो, ये तो उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हो गया क्या, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, तब ये दक्षिणी ध्रुव पर आप देख रहे हो कि प्रकाश दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाएगा। तो केवल प्रकाश कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में आप दक्षिणी ध्रुव पर जाओगे तो यहां पर प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, तब तक इधर दक्षिणी गोलार्ध के इस दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कब तक रहेगा। तो आप देख रहे हो कि मार्च में तो 21 मार्च को सूर्य कहां रहता है, 0 डिग्री पर। मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून को जाता है कहां पर, ये कर्क रेखा पर। तो 3 महीने तो इसको उत्तरायण होने में लगता है और फिर 3 महीने ही वापस नीचे आने में लगेगा, यानी कि जून में यहाँ पहुंच जाता है। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर में ये सूर्य यहाँ पर आता है। तो यानी कि 3 महीने ऊपर जाने में लगे, 3 महीने वापस दक्षिणायन होने में लगे। तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कितने दिन रहा, 6 माह के लिए रहा। कब तक रहा, 6 माह तक। तो कहने का मतलब यह है कि जब सूर्य 6 माह ऊपर रहेगा तो 6 महीने तक यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी, 6 महीने की क्या रहेगी, रात रहेगी। दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की क्या रहेगी, रात रहेगी। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जब 6 महीने की रात थी, तब तक यहाँ पर 6 महीने के लिए क्या होगा, दिन होगा। क्या होगा, 6 महीने के लिए दिन। क्योंकि ये जो सूर्य है, ये सूर्य कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। और 6 महीने के लिए यहाँ पर दिन इसलिए रहेगा कि आपको पता है पृथ्वी पर दिन रात की घटना क्यों होती है। तो दिन रात की जो घटना होती है पृथ्वी के घूमने के कारण। पृथ्वी जब घूमती है, अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, तो उसी घूमने के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है। आपको पता होगा कि पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा, उस हिस्से पर तो दिन रहेगा, लेकिन उसका जो पिछला हिस्सा जो सूर्य के सामने नहीं है, वहां पर क्या रहेगी, रात रहेगी। तो इस प्रकार से दिन रात की घटना होती है। तो आप देख रहे हो कि पृथ्वी तो अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन ये उत्तरी जो ध्रुव है, ये जो ध्रुव वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र, ये अपने ही एक ही स्थान पर रहेगा। यानी आप देख रहे हो कि पृथ्वी तो घूम रही है, ये वाला हिस्सा तो घूम के पीछे आ जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला हिस्सा, उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा वहीं पर रहेगा। आप देख रहे हो कि ये मान लो कि आपको मैं कुछ इस प्रकार से बताऊं कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर को मैं घुमा दूं, ये मार्कर है दोस्तों, इस प्रकार से समझो इसको। ये वाला जो मार्कर है, इसको मैं घुमा रहा हूं, ये घूम तो रहा है, मार्कर तो घूम रहा है। आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा है, ये घूम के पीछे आ गया, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा वहीं पर है। यानी ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट क्या रहता है, वहीं पर रहता है, एक जगह स्थिर रहता है, घूमता है, लेकिन वो वहीं पर रहता है, उसका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, जबकि ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो इसलिए 6 महीने तक यहाँ पर क्या रहेगा, दिन रहेगा। ठीक है, और 6 महीने तक यहाँ पर क्या रहेगी, रात। लेकिन इसके उल्टे जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में पहुंच जाता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर दिसंबर में सूर्य कहां पहुंच जाता है, ये मकर रेखा पर। तो मकर रेखा पर जब सूर्य पहुंच जाएगा तो होगा क्या, मकर रेखा पर अब मान लो यहां पर सूर्य आ गया, तो यहां पर लंबवत चमकेगा मकर रेखा पर। तो मकर रेखा पर जब लंबवत चमकेगा तो 6 महीने के लिए इधर दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि 6 महीने के लिए इस दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और 6 महीने तक यहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। कहां पर, ये उत्तरी ध्रुव पर। तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए यहां पर 6 महीने की क्या हो जाएगी, रात, और यहां पर 6 महीने का क्या हो जाएगा, दिन। तो इस प्रकार से उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर याद रखना 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, इसको और हम विस्तृत और डिटेल में मैं आपको फिजिकल जियोग्राफी में बताऊंगा। दोस्तों आज हम हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का चल रहा है। तो
यहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यहाँ पर क्या बताने चाह रहा था, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि जहां जहां पर सूर्य लंबवत चमकेगा वहां का तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पर भी सूर्य लंबवत चमकेगा वहां का तापमान क्या होगा, याद रखना, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। इसमें एक और बात समझना, ITCZ। ये ITCZ क्या है? ITCZ क्या है? इसका पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। याद रखना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, तो ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या है, इसी को हिंदी में हम बोलते हैं अंतः उष्ण कटिबंध क्षेत्र। अंतः उष्ण कटिबंध क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो ये अंतः उष्ण कटिबंध क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्थान है, ये मैं बता रहा हूं आपको कुछ इस प्रकार से, ये कोई स्थान हमने लिया। ठीक है, अब ये स्थान है, यहाँ पर ये कोई ए पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट, ये कोई ए स्थान होगा आपका आसपास का, ये कोई क्षेत्र मान लो। ठीक है, ये ए वाला आपके आसपास का कोई सा क्षेत्र है। तो ये इस क्षेत्र में मान लो कभी क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो इस क्षेत्र में, इस ए क्षेत्र में यदि यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ का जो तापमान है, ये तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर तापमान बढ़ेगा वहां का जो वायु दाब होगा, ये जो वायु दाब होगा, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इस ए क्षेत्र पर यदि तापमान बढ़ जाता है तो वहां का वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, वहां पर वायु का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है। जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर वाला एरिया बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये लो प्रेशर वाला एरिया बन गया, तो ये लो प्रेशर वाला एरिया है। अब इसके चारों ओर क्या है, हाई प्रेशर वाला एरिया है। यहाँ पर चारों ओर इसके क्या है, वायु का जो दाब कैसा है, उच्च है। ठीक है, तो इसके जो चारों ओर जो हाई प्रेशर है, ठीक है, इसके चारों ओर हाई प्रेशर है, जबकि यहाँ पर बीच में क्या है, लो प्रेशर है। तो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो हवाएं है वो कहाँ चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलेंगी। तो इस लो प्रेशर की आपूर्ति करने के लिए इधर हाई प्रेशर की ओर से क्या होती है, हवाएं चलने लगती है। तो ये जब हवाएं चारों ओर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगेगी चारों ओर से, तो ये हवाएं, देखो यहाँ पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर लो प्रेशर है और मेरे चारों ओर हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर इस लो प्रेशर में हाई प्रेशर की ओर से हवा आएंगी। तो दोनों चारों ओर से इस प्रकार से जब हवा आती है इस लो प्रेशर वाले एरिया में, बीच वाले एरिया में, तो ये हवाएं यहाँ पर आकर क्या होती है, आपस में टकरा जाती है। अब ये हवा यहाँ पर आपस में जब टकरा जाती है तो ये टकरा कर क्या होती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। तो यानी कि ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब ये आती है तो ये हवाएं आपस में टकरा कर क्या होती है, ये इस प्रकार से ऊपर की ओर उठने लगती है। तो हवा का इस प्रकार से टकरा कर ऊपर की ओर उठना ही क्या कहलाता है, ITCZ कहलाता है। ITCZ अंतः उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। नहीं समझ में आया? किसी लो प्रेशर वाले एरिया में जब हाई प्रेशर से हवा चलती है तो ये हवाएं आकर आपस में टकराती है और टकरा कर ये ऊपर उठ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ITCZ अंतः उष्ण कटिबंध क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं। इसको अगर हम देसी भाषा में समझे तो आपने गर्मी के दिनों में आपके आसपास के क्षेत्र में आपने देखा होगा बवंडर बनता है। आपने गर्मी के दिनों में अपने आसपास ऐसा एक बवंडर बनता है, इस प्रकार से बवंडर आता है और ये बवंडर क्या करता है, आपके आसपास क्षेत्र में देखा होगा कई जो भी रास्ते में आता है उनको क्या करता है, अपने साथ ये हवा के प्रेशर से ऊपर की ओर उड़ाकर ले जाता है। तो उसी बवंडर को हम क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो अब आपको मानसून भारत में कैसे मानसून की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार से मानसून भारत में प्रवेश करता है, ये सारी चीजें अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो साथियों, इस टॉपिक में ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मानसून संबंधित आगे की जानकारी के लिए मैं आपको अगले वीडियो में आगे की जानकारी में दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे की जानकारी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।